हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया चैप्टर, वैद्युत विभव और संधारित्र। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस को कंप्लीट किया और वहाँ हमने कुछ नए नए टर्म्स सीखे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है। इन सब के बारे में हमने डीप डिस्कशन किए और वहाँ पर हमने बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखा बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। आज का जो लेक्चर होने वाला है, यहाँ पर भी आपको कुछ नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कैपेसिटर क्या होता है, यानी कि संधारित्र क्या होता है। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो आज हमें सीखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने सुंदर सुंदर हाथों से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। क्या डिफाइन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। डिफरेंस डिफाइन है। तो आपको हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल्स के बीच में, यानी विभवांतर, विभवों के बीच का अंतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो मैं दो पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट ए है एंड द सेकेंड पॉइंट इज बी। तो मैं बोलता हूं क्या कि यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो आप बोलोगे अगर यहां पर का पोटेंशियल है वी ए एंड बी पॉइंट का है वी बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल बी टू ए आने पर तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू यहां पर से किसी टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लाने पर किया गया एक्सटर्नल वर्क डन। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कहां से कहां तक? बी टू ए अपॉन जो टेस्ट चार्ज आपने लिया है। आप जानते होंगे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्या चीज? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। तो हमने बोला कि बी से ए पर जो इनिशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा बी से ए तक लाने में किसी टेस्ट चार्ज को, वो वर्क डन अपॉन जो टेस्ट चार्ज आपने लिया हुआ है। याद रहे कि ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई है वो वाला वर्क डन है। किसने? एक्सटर्नल फोर्स। आप बोलेंगे कि यहां पर अगर कोई चार्ज है क्यू चार्ज पहले से ही, क्योंकि हम चार्जेस के लिए पोटेंशियल मान रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज होगा ए पॉइंट पे। आप बोलोगे यहाँ ये बी से ए पर इसका पोटेंशियल बताओ इस चार्ज का। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आओ और ये टेस्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा। लेकिन मैंने बोला कि वो जो फोर्स है वो फोर्स हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है यहाँ पर। वर्क डन का फॉर्मूला ये तो होता है FDR, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी
वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर यहाँ पर माइनस होगा तो अंदर की ओर खींचेगा, प्लस होगा तो बाहर की ओर रिपेल करेगा, लेकिन हमें जो फोर्स लेनी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लेनी है। इसी बात में बच्चे बहुत गलती करते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स ले लेते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। कौन सी फोर्स है? उसके अपोजिट जो एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है वो वाला। ठीक है, तो जो हम फोर्स लगाएंगे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, वही वाली फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया होगा। तो यानी W एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया काम है B से A तक लाने में अपॉन टेस्ट चार्ज। इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस A टू B। A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? W एक्सटर्नल B टू A अपॉन टेस्ट चार्ज। एक बहुत अच्छी बात आपको बतानी है कि ये जो W है, जो वर्क डन है, वो कंजर्वेटिव वर्क डन है, कंजर्वेटिव है। अगर थोड़ा बहुत 11th का याद होगा तो कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो पाथ इंडिपेंडेंट क्या है? ये पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी ये रास्ते पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ए से ये ए था, ये बी पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्यू चार्ज रखा हुआ है, आपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाए, छोटा सा टेस्ट चार्ज। आपने बोला हम इसको यहाँ से यहाँ ऐसे ले जाएंगे, पहला रास्ता आपने चुना। दूसरा स्मार्ट बच्चा आया, उसने बोला नहीं इतना लंबा कौन ले जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। एंड तीसरा बच्चा आया, वो तो बहुत बुद्धू था, वो ऐसे ऐसे नशेड़ियों की तरह ए पर पहुंचा। हाँ, नशेड़ियों की तरह, ठीक है। तो ये तीसरा रास्ता। तुम लोग ऐसे नहीं नाचने लगना कि क्यों टेस्ट चार्ज को लेके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर B टू A आने पर पहले रास्ते ने W1, B से A आने पर दूसरा वाला रास्ता है उसने वर्क डन किया W2, एंड तीसरा पाथ उसने वर्क डन किया W3। तो कंजर्वेटिव जो चीजें होती हैं वहां पर जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी आप पाथ कैसा भी चुन लें वो वर्क डन सेम रहने वाले हैं। यानी आप पहले रास्ते से जाओ, दूसरे से जाओ या तीसरे से जाओ, आपको काम उतना ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी कि यहां पर जो वर्क डन है वो क्या है? कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि यहां पर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यहां पर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब बात पल्ले में नहीं आ रही होगी, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे हो गई, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे हो गई। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। कैसी फोर्स होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं, जो कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। लेकिन अगर आप मैं बोलूं कि नॉन कंजर्वेटिव, तो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन होता है। बाकी सारे जो फोर्सेस होती हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, यानी वो पाथ पर डिपेंडेंट होती हैं। उनके लिए जो पाथ चुनेंगे वहां पर वर्क डन अलग अलग आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस बात थी इसकी, किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जो वर्क डन है। इसी का खेल है। बाकी आप जो बड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली हिला लेंगे फिर, ठीक है। आपको इसको समझना है कि ये है क्या, ठीक। अब सर आपने तो बोला कि ये जो वर्क डन है वो हमने जो काम किया है वो वाला है, यानी एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। जो आप तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, तो यहां पर जो वर्क डन है वहां पर जो फोर्स है वो तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाई है वो है। तो बात पकड़ में नहीं आई है। तो बताते हैं ना, फिर बताते हैं चलो बताएं, ठीक। तो क्या है कि ये जो वर्क डन हमने किया है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात क्या?
कि जब आप बी से ए पर इस क्यू नॉट चार्ज को ले जाएंगे, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। इसका मतलब कि स्पीड, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², द मास ऑफ टेस्ट चार्ज, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, बचा v। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हो कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहनी है। समझ में? ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि इसको हम वेरी बढ़े ना इसकी स्पीड, स्लोली ले जाएं। तो इसको वेरी स्लोली ले जाना है आपको बी से ए पर, तभी हम बोलेंगे कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है। आप समझते हैं कैसे? आपने बोला कि यहां पर जो चार्ज है ये क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन हमें तो इसको बी से ए पर ले जाना है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसको पास लाओगे तो डिस्टेंस कम होते रहेगी और फोर्स बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें तो बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम फोर्स लगा रहे हैं हम उसको भी लगातार बढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड को हमें चेंज नहीं होने देना है। अगर यहाँ पर -q चार्ज होता और आपको बी पॉइंट्स पे क्यू नॉट चार्ज दिया होता है तो क्या होता है, ये इसको खींचता अपनी ओर, खींचता तो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होती, फोर्स ज़्यादा लगती, ये तेज होने लगता और तेज होने लगता। माइनस वाले से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा तेज होता और बहुत तेज हो जाता। तो हमें इसी स्पीड को नहीं बढ़ने देना है, वेरी स्लोली काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप इसको जैसे जैसे ये इधर को जा रहा है आप इधर से फोर्स लगाते हुए जा रहे हैं और लगभग जितना फोर्स इधर को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच रहा है उतना ही फोर्स आप इसको इधर से भी देंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि हमें बहुत स्लोली ले जाना है किसको, टेस्ट चार्ज को, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, यानी कि जो स्पीड है वो लगभग कांस्टेंट ही रहे। समझे? तो यानी यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको खींच रही है और जैसे जैसे पास आएगा तो फोर्स बढ़ती रहेगी, ये तेज होने लगेगा। इसीलिए हम यहाँ से एक्सटर्नल एजेंट हैं जो कह रहे हैं कि नहीं तुम इसको तेज नहीं ले जा सकते हो। तो हम अपना फोर्स बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे पास आएगा हम फोर्स को बढ़ाते रहेंगे जिससे कि स्पीड में चेंज ना हो। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ना हो और स्पीड, या तो आप बोल सकते हैं स्पीड कांस्टेंट रहे, या वेरी स्लोली ले जाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है? कैसे ले जाना है? बहुत धीरे ले जाना है। क्लियर हो गया? अब समझ में आया कि हाँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को लगेगी उसी के बराबर फोर्स आपको एक्सटर्नल वाली भी लगानी है, तभी तो ये धीरे धीरे जाएगा। लगभग धीरे है। तो धीरे जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, इसीलिए हम उस एक्सटर्नल फोर्स को बोल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए हम उसको, जो वर्क डन है वो हमारा पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया? ठीक है, इतना नोट करें। कर लिया? चलो यहीं पे जगह बची है तो मैं पहले यूनिट लिख लेता हूं। इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट है तुम्हारी वर्क डन जूल अपॉन कूलाम। बहुत सही, जूल पर कूलाम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। याद रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आई है? रफ करूं? चलो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
धीरे धीरे से दिल को चुराना। हो क्या सर, आप तो सिंगर बन गए। जी हाँ, वो भी कोई दिन हुआ करते थे जब हम इंडियन आइडियल के गाने देखते थे। गए नहीं थे, ठीक है। तुम सोचो कि अरे सर तो वहां भी गए हैं, सारे गामा पा। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सीखा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, तो यानी ये लाइन ही गलत हो गई है कि किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना मुश्किल है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहां पर, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना जरूरी है। आप किसी एक का पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं कि इसका पोटेंशियल इतना है। अरे किसके कंपैरिजन में इतना है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो किसके कंपैरिजन में है, ये चीज बतानी आपको जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन नहीं है। लेकिन फिर भी हम आए फिजिक्स को पढ़ने, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एजम्पशन किया। क्या एजम्पशन किया कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को इन्होंने बताया कि जीरो है। ऐसा एजम्पशन किया, होती नहीं है, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कि इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सीखा था, ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक ले जा रहे थे, बी से ए तक ले जा रहे थे, अपॉन क्यू नॉट। तो मैं क्या कर दूं, ये ए पॉइंट है जहां पर आपने क्यू चार्ज रखा हुआ था, एंड मैं इसको ये इन्फिनिटी पर है, क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल जानना है, तो आप क्या करेंगे, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे ए पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। कहां से, इन्फिनिटी से लाए हो ए तक, अपॉन क्यू नॉट। अरे भाई वाह भाई वाह, ये तो जीरो हो गया। तो v एट अ पॉइंट a इज इक्वल टू आया वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इन्फिनिटी टू a अपॉन टेस्ट चार्ज। तो हमने सीख लिया किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालना है तो आपको जो टेस्ट चार्ज है वो कहां से लाना होगा, इन्फिनिटी से। बात पकड़ में आई। मैं पहले भी बता चुका हूं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, एट अ पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना इम्पॉसिबल। ठीक है, वो चीज डिफाइन नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक एजम्पशन किया कि इन्फिनिटी पर जाके कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो हमने बोला वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो हमने बोला जब आपको किसी ए पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आप उस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आएंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए निकल जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखा दें। हाँ सर, डेफिनेशन तो लिखा दीजिए, बोर्ड है। चलो फिर बोर्ड है तो लिख लेते हैं। पोटेंशियल at a point A, potential at a point A is equal to work done
बाय एक्सटर्नल एजेंट छोटा तो नहीं हो गया। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज per unit positive charge in moving to the infinity to a। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग टू इंफिनिटी टू ए। क्या बात है, क्या बात है? तो नोट कर लेना है आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए कैसे निकालते हैं नोट कर लेना है आपको। ठीक, चलो तो कुछ स्टार पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं, जिससे आपकी गलतियां होने के कम चांसेस हो जाएंगे। वो स्टार पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला, द वर्क डन, वही जो अभी बताया है मैंने आपको। द वर्क डन इज कंजर्वेटिव। क्या होती है? कंजर्वेटिव। क्लियर हो गया? यानी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करेंगी। द सेकंड पॉइंट, this work done is path independent। and the third point is the work against the work done against the electrostatic force। क्या बात है? द वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये पॉइंट समझाने की जरूरत है? कोई भी पॉइंट? ये जो वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता तो यहाँ पर अगर प्लस आप क्यू नॉट चार्ज लाते ये इसको अंदर को खींचता, लेकिन हमें इसको वेरी स्लोली ले जाना है, जिससे हम इधर को फोर्स लगाते हैं और वही एक्सटर्नल एजेंट द्वारा फोर्स लगाया गया वही वर्क डन हमें निकालना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वर्क है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हमेशा और हमेशा अगेंस्ट होगी। ठीक है, ठीक। तो ये कंजर्वेटिव होने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आप बोलेंगे कि ए से बी तक में गया, इसने W1 काम किया और ये फिर से B से A पर आ गया और इसने W2 काम किया, तो W1 इज इक्वल टू होगा माइनस का W2। जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? W1 इज इक्वल टू होगा माइनस का W2, यानी कि ये A से B पर B से फिर A आ गया, यानी कि W A to B और B से फिर A में आ गया, तो यानी जो नेट वर्क डन होगा वो 0 होगा। यानी कि जो साइक्लिक प्रोसेस होंगे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वहां पर जो वर्क डन किया जाएगा वो हमेशा 0 रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए पाथ कैसा भी हो, ये लिखा है ना, वर्क डन क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं जो ये कंजर्वेटिव वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो ये चीज एक नई चीज थी। चलो, तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसके लिए आप यहाँ पर लेक्चर देखने आए थे, इतनी महाभारत सुन ली, वो चीज आ चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको किसी डिस्टेंस पे। मान लेता हूँ ये क्यू चार्ज है जो कि एक पॉइंट चार्ज है, और इससे आपको यहाँ से पी पॉइंट में, जिसकी डिस्टेंस आपके पास गिवन है जो कि आर है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो वही बात फिर से आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है एट अ पॉइंट, हमें तो डिफरेंस निकालना होता है, इसीलिए हम जो टेस्ट चार्ज को लाएंगे वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से हम इसको लेके आएंगे और पी पॉइंट पर हम फिर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ये निकला। ठीक है, किसी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो कि आप निकाल लेंगे, कहाँ से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे और पी पॉइंट पर रख देंगे, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी डिस्टेंस एट अ पॉइंट पी पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, करें तो हमें निकालना है V एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P पॉइंट अपॉन द टेस्ट चार्ज जो आप लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से लेके P पर। ठीक है, तो हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि वर्क डन निकालना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है इन्फिनिटी से उसको P पर लाने पर। तो अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद होगा तो वहां पर होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो हमें सबसे पहले निकालनी है फोर्स। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट ने लगाई गई फोर्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगाई गई फोर्स को निकालना होता है, लेकिन हम वो जो फोर्स लगाते हैं वो लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होती है। क्यों? क्योंकि हमें जो मोशन कराना होता है, स्पीड उसको कांस्टेंट रखनी होती है, इसीलिए हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाई होती है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो यानी हम ऐसा कुछ करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल देते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाने पर, इन्फिनिटी से पी तक लाने पर। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट चार्ज के कारण इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, तो आप बोलोगे सर हम निकाल तो लेंगे लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता है, क्या रखोगे, इन्फिनिटी, इससे पहले आओगे इन्फिनिटी, यानी डिस्टेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया। यानी अगर तुम यहां से इन्फिनिटी से पी पर लाते हो तो दिक्कत हो जा रही है। तो हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं कि हम जो फोर्स, जो वर्क डन निकाले हम वो निकाल देते हैं पी से इन्फिनिटी पर। याद रखना हम कहाँ से निकाल रहे हैं, पी से इन्फिनिटी पर, यानी हम कंजर्वेशन फोर्स की मदद ले रहे हैं। जो वर्क डन था वो कंजर्वेटिव था और वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, और वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो रहा था, 0। अगर तुम यहां से यहां तक इस वर्क डन को W1 बोलते हो इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन होगी W2। तो यानी मैंने बोला था, तो W1 इज इक्वल टू माइनस का W2, या अगर W2 निकालते हो तो माइनस का W1, कुछ भी ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यानी आप अगर W2 निकाल देते हैं, यानी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स P से निकालें कहां तक, इन्फिनिटी तक, P से इन्फिनिटी तक निकाल लोगे, वो बड़ा इजी है ना। यहां से इन्फिनिटी से P तक थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, P से इन्फिनिटी पर फोर्स निकाल ले रहे हैं, P से इन्फिनिटी पर फोर्स निकाल ले रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फोर्स निकालना है। तो आप बताओ यहां से जो फोर्स लगेगी इधर को, अब इधर को जा रहा है, डिस्टेंस चेंज होते जा रही है, यानी हमें पता है जो ये फोर्स है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स एक वेरिएबल है, यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेरिएबल है। अब मैं पूछता हूं जो वेरिएबल फोर्स होती है उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला,
उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, याद है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, कॉन्स्टेंट होता है तो एफ डी आर, एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ डॉट डी आर अगर वेरिएबल फोर्स होती है, क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, याद रहेगा। तो हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक, हमें निकालना है वर्क डन पी से लेके इन्फिनिटी तक। तो पी से लेके इन्फिनिटी तक हमें वर्क डन निकालना है। अब थोड़ा सिंपल हो गया। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन होगा पी से इन्फिनिटी। पहले वाले में इन्फिनिटी से पी तक हो रहा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम उल्टा कर ले रहे हैं पी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्यों कर रहे हैं उल्टा समझ में आया? इन्फिनिटी पर हमें फोर्स नहीं पता चल रही थी, इसलिए हमने बोला कि इस पी से इन्फिनिटी की ओर जाते हैं और हम इजीली इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है और तुम फोर्स लगा रहे हो पीछे की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट। इसकी स्पीड को क्या करना है, जकड़ के रखना है ना, वेरी स्लोली इसको धक्का मार रहा है और तुम इसको अपनी ओर खींच रहे हो, कह रहे हो ना बाबा ना, तुम आगे नहीं जा सकते हो, अभी धीरे धीरे जाओ। तो हम इधर से इसको खींच रहे हैं ऐसे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको धक्का मार रही है। तो ठीक हो गया, यानी बीच में बनने वाला एंगल 180, किसके बीच में बनने वाला एंगल, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे हो तुम इस डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड जो तुम फोर्स लगा रहे हो उसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 180 है, क्योंकि यहाँ पर एफ डॉट डी आर जो बनेगा एफ डी आर कॉस 180। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे विजिबल हो रहा है? देख लूँ मैं, हो रहा है ना, हो रहा है। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर यहाँ पर जो हमें इंटीग्रेशन ऑफ पी पे पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस है, आर टू इन्फिनिटी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K एंड द चार्ज इज Q, एंड यहाँ पर जो Q नॉट होगा, Q नॉट को वहां से वहां की ओर ले जा रहे हैं, यानी Q नॉट कैपिटल Q बना देता हूं अपॉन R स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, dr cos 180। एफ डॉट डी आर को खोला, एफ डी आर कॉस थीटा में, और वहां पर एफ की वैल्यू रखी dr cos 180 एंड cos 180 इज -1। ठीक है, यहां पर लिख दूं। ठीक है, तो हम फोर्स निकालने वाले हैं, वर्क डन निकालने वाले हैं। K इज अ कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट, Q नॉट इज कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है, R। तो यानी तुमने बाहर किया K, Q नॉट, और इंटीग्रेशन किया आपने R से, स्मॉल r से लेके इन्फिनिटी तक, और किसका 1/r² का विद रिस्पेक्ट टू dr, और ये cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस हमने बाहर रख दिया। तो यहां पर से हम निकाल रहे हैं माइनस का K Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का, अगर आपको याद हो, ऊपर विजिबल नहीं हो रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1, एक ऐड हो जाती है अपॉन n+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा r की पावर -2, यानी कि r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इंटीग्रेशन आपको करना है r से लेके इन्फिनिटी तक। इंटीग्रेशन करना है आपको r से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंटीग्रेशन r से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहां पर आने वाला है कुछ इस टाइप से, माइनस का K Q नॉट r की पावर -1, और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ब्रैकेट 1/r हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आपको करना है r से लेके इन्फिनिटी तक।
तो मेरे पास जो गम बच गई है, आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलो मैं इसको रफ करूं, इस साइड का रफ कर लूं। तो यहां पर वर्क डन आने वाला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट अपर, पहले अपर लिमिट यानी 1/∞ माइनस 1/r। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये याद रखना है, ये जो एक्सटर्नल हमने वर्क डन निकाल रखा है वो p से लेके इन्फिनिटी तक निकाल रहे हैं, p से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, याद रहना चाहिए। ये हम उल्टा कर रहे हैं अभी तक, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन की मदद से हम उल्टा कर रहे थे, ठीक है। तो ये आ गया के क्यू क्यू नॉट माइनस का 1/r, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो इतना आ गया वर्क डन। ओह हो माय गॉड, ये वर्क डन आ गया W2 वाला जो हमने देखा था। और हमने अभी अभी सीखा कि जो W2 की वैल्यू है, हमें तो चाहिए था W1, कौन सा वाला, इन्फिनिटी से P तक। और हमें पता है कि अगर आप ये वाला निकाल देते हैं तो वो उसका जस्ट अपोजिट है, बोला अपोजिट है, तो यानी कि इक्वल होगा, और वो भी माइनस साइन के साथ में, यानी अपोजिट साइन। तो मैं निकाल देता हूँ, ये तो तुमने निकाला P से इन्फिनिटी। अगर मैं बोलूँ अब आपसे कि इन्फिनिटी से P बता दो, तो बहुत ही सिंपल से आप बोलोगे कि ये यहाँ से ये वाला ये तो ये हो जाएगा प्लस का के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। क्या बात है। तो यहां पर हमारे पास आने वाला है v एट अ पॉइंट p इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू p, उसकी वैल्यू रख देता हूं के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, ना रह पाए ये दोनों एक दूसरे के बिना। उसने कहा तू भी मर मैं भी मरूं, के क्यू अपॉन आर। तो यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पर के की वैल्यू भी रख दो, तो आप बोलोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये एयर या वैक्यूम के लिए है, और क्यू अपॉन आर। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। एक अच्छी सी बात बताते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, प्लस माइनस का झमेल जो होता है उस चीज से निपटारा। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? मैंने बार बार बोला है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वहां पर जो चार्ज होते हैं वो अगर प्लस में है तो प्लस में रख दो, माइनस में है तो माइनस में रख दो, लेकिन वेक्टर में प्लस माइनस नहीं देखते हैं, क्योंकि हम वहां पर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन खुद ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन खुद ही नहीं है। तो यानी अब से हमें जब मैंने पहले भी बोला है, जहां पर स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशियां होंगी, वहां पर चार्ज का जो साइन होगा वही रखेंगे। तो ये प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर माइनस क्यू के कारण निकाल दो, तो आप बोलोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर। तो माइनस के लिए माइनस का पोटेंशियल, प्लस के लिए प्लस का पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा। चलो फिर रब कर देता हूं। तो हमारे पास आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा एक पॉइंट पर, अगर मैं बोलूं यहाँ पर Q चार्ज है प्लस का, यहाँ पर माइनस का Q चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर माइनस के Q चार्ज है, यहाँ पर का ये Q1 चार्ज है, ये माइनस का Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है प्लस का। मैं बोलूँ इनसे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस आपको R1 दे रखी है, ये R2 दे रखी है, ये दे रखी है R3। तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते थे वहां पर तो हम देखते थे डायरेक्शन इसको खींच रहा है, इसकी और डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, और वेक्टर फॉर्म से हम उनको सॉल्व करते थे। लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ V एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू क्या, इस चार्ज के कारण यहाँ पर से पोटेंशियल कितना होगा, वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q1 अपॉन R स्क्वायर अपॉन R, सॉरी, ठीक है, R1। फिर
Q2 वाले के चार्ज के कारण तो हो जाएगा प्लस 1/4πε0 माइनस का Q2/R2। ऐसे में बोलूँ तीसरा वाला क्या हो जाएगा 1/4πε0 प्लस का Q3/R3। तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इस टाइप के सवाल आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो मैं रब करता हूँ। इस टाइप के सवालों को मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, वो अपनी ही जो बुक है, नोटबुक है, जो भी है, उससे आपको करना है। ठीक है, तो इस टाइप का तो नहीं कराता हूँ। एक बेहतरीन सा सवाल आपके लिए फिर से रखता हूँ आपके सामने, आपके नज़रों के सामने एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा सवाल। तो हमें याद हो गया ना? याद हुआ या नहीं हुआ? किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V = 1/4πε0 Q/R। तो आप बताया नहीं जाएगा, बार बार आपको याद रख लेना है ये किसी पॉइंट के लिए। ठीक है, किसी पॉइंट के लिए। ठीक, तो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ये एक प्लस Q चार्ज है एंड द सेकेंड इज -2Q चार्ज। Q चार्ज, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है, वेयर इज V0, वेयर इज V, पोटेंशियल इज 0। ओ, 0 की स्पेलिंग जो रो लिख दे, 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग on the line joining center of two charges। और टू चार्ज कहां पर पोटेंशियल 0 होगा, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हुए हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे थे, वहां पर भी कुछ इस टाइप के सवाल दिए थे। मैंने बोला था कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के कहां पर हम एक टेस्ट चार्ज ला रहे थे। हम बोल रहे थे इसको कहाँ पर रखें कि इसमें जो लगने वाला नेट फोर्स 0 है, अगर फोर्स की बात कर रहे थे। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोला कि इसको कहाँ पर रख दे कि ये 0 हो जाए, तो हमने वो भी सीखा था। यहाँ पर भी सिंपल सा तो है, वही चीज़ तो बोल रहा हूँ कि इसके जो लाइन ज्वाइनिंग वाली, ये सेंटर ऑफ टू चार्जेस वाली जो लाइन है, इसमें हम कहाँ पर हमें जो पोटेंशियल है वो 0 मिलेगा। ठीक, कहाँ पर हमें पोटेंशियल 0 मिलेगा। ठीक, तो पहली बात तो ये प्लस और माइनस, इसका मतलब पोटेंशियल 0 हो सकता है। अगर सेम चार्जेस होते तो पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल दोनों का V1 + V2 ही होता, अगर इसमें से एक चार्ज माइनस ना हो, यानी अनलाइक चार्जेस नहीं होंगे, तो ये चीज़ कभी 0 नहीं होगी। दोनों ही माइनस माइनस हो जाते हैं तो ये भी माइनस का आता, ये भी माइनस का आता, कभी भी 0 नहीं होता। दोनों ही प्लस के आ जाते हैं तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कभी भी 0 नहीं आते। यानी 0 आने के लिए एक को प्लस एक को माइनस होना जरूरी था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे इक्विलिब्रियम वाले, वहां पर हमें प्लस माइनस वाले केस को नहीं देखना पड़ रहा था। यानी प्लस और दोनों ही चार्जेस प्लस के हों तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कहीं ना कहीं 0 निकाल के दिखा रहे थे। अगर दोनों ही माइनस हो तब भी, और दोनों ही प्लस माइनस हो तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कहीं पर निकाल के दिखा रहे थे। ठीक है, तो यानी सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको इस लाइन पर कहीं पर 0 करना है, तो पहली बात तो पहली कंडीशन यही है कि चार्ज क्या होने चाहिए, दोनों अनलाइक चार्जेस होने चाहिए, यानी सेम साइन नहीं होना चाहिए उनका। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पहले। तो 3 केस होते हैं, या तो इस साइड रखो, या इस साइड, या तो इस साइड। ठीक है, 3 केस होते हैं। यहाँ एक यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, और देख लो, चेक कर लो कि कहाँ पर पोटेंशियल 0 हो सकता है। अगर मैं यहाँ बीच में रख दूं, कहीं पर, तो तुम बोलोगे यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा कुछ होगा V1, और यहाँ पर जो होगा V2 होगा, लेकिन V2 वाला जो माइनस के साथ होगा ना। तो हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता। डायरेक्शन नहीं है रे दादा, डायरेक्शन नहीं होती है, पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती है। तुम सोचो कि इसको ऐसे खींच रहा है, उसको ऐसे खींच रहा है, गलत गलत गलत। यहाँ पर अगर
सेम चीज, आर डिस्टेंस पे है, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो यानी कट सकते हैं, तो यानी बीच में हो सकती है, बीच में हो सकती है। अच्छा इस साइड आओ, अगर मैं बोलूं इस साइड, इस साइड, तो ये देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q एंड v इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, ठीक है। तो ये चार्ज बड़ा है, बड़का चार्ज है, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल होने वाला है वो बड़ा होगा कंपैरिजन टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होने वाला है वो इसके कंपैरिजन में कम होने वाला है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर चार्ज देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q एंड इनडायरेक्टली, डिस्टेंस भी छोटी, चार्ज भी बड़ा, यानी पोटेंशियल बड़ा। तो यानी इस साइड तो जीरो नहीं हो सकता। सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? सोचो थोड़ा, इस साइड जीरो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत बड़ा होगा, ये चीज छोटी होगी, है? होगी या नहीं होगी? अब इस साइड की बात करते हैं। इस साइड अगर मैं यहां रख दूं कहीं पर, इस साइड पर, तो तुम बोलोगे ये चार्ज तो ठीक है छोटा है लेकिन डिस्टेंस छोटी होगी, तो यानी v इसके साथ थोड़ा भिड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज तो बड़ा है लेकिन डिस्टेंस छोटी हो गई, तो पोटेंशियल थोड़ा सा मैनेज कर सकता है। अब पोटेंशियल थोड़ा सा मैनेज हो सकता है। तो यानी इस साइड भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, और यहाँ पर नहीं रख सकते हो। यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी बड़ा, डिस्टेंस भी बड़ी, डिस्टेंस भी छोटी, तो यानी इस 2q के कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो यानी हमारे पास 2 पॉइंट मिले, एक को बोल देता हूँ x एंड दूसरे को बोल देता हूँ y, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दे रखी है, जो डिस्टेंस है a, जो डिस्टेंस है a, तो ये x पॉइंट पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर लेट इस चार्ज से स्मॉल x दूरी पर है, तो ये कितना होगा a माइनस एक्स। तो यहाँ पर लगने वाला जो नेट, यहाँ पर जो लगने वाला नेट पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए, यहाँ पर भी लगने वाला नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। मैं एट एक्स पे निकालता हूँ, तो यानी यहाँ पर से जो v1 और v2 आएंगे उनका सम जीरो होगा, तभी तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा एट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो v1 की वैल्यू क्या होगी? v1 में मान लेता हूँ ये वाला q1 के कारण, तो के क्यू अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस के माइनस का 2q अपॉन a माइनस इक्वल टू जीरो। माइनस वाले को उस तरफ लेके जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k अपॉन ए माइनस एक्स। अरे के क्यू से के क्यू ना रह पाए तो ये आ गया a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। x उधर गया तो प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पर आने वाला है 3x इज इक्वल टू a, तो यानी x की वैल्यू आ गई a/3। तो यानी यहाँ पर से a/3 डिस्टेंस पे आप जाओगे तो नेट पोटेंशियल जीरो निकलने वाला है। अब मैं बोल रहा हूँ y डिस्टेंस पे क्या होगा, तो y डिस्टेंस पे भी बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। यानी कुल मिला के जो पोटेंशियल है किन्हीं दो चार्जेस के कारण, वो दो जगह पर हर बार ऐसे ही होगा, दो जगह पर जीरो होगा, एक उसके बीच में, एक छोटे वाले चार्ज के साइड को, इस साइड को, ठीक है। उस साइड को नहीं होगा, बड़े वाले के कारण नहीं होगा ना, पता चल गया, बता तो दिया बड़े वाले के पास क्यों नहीं होगा, ठीक, छोटे वाले के साइड को होगा। तो अब ये y डिस्टेंस पे निकाल देते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y थी, ठीक है। तो फिर वही हो जाएगा, v1 निकालेंगे प्लस v2 निकालेंगे, दोनों का ऐड जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि नेट पोटेंशियल वहां पर जीरो होना है। तो यहाँ पर से q के कारण जो पोटेंशियल होने वाला है वो है के क्यू अपॉन वाई प्लस 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 2q के कारण, तो वो हो जाएगा k माइनस का 2q अपॉन बीच की जो डिस्टेंस है a प्लस वाई वाई की वैल्यू निकालनी है, बड़ा इजीली निकल गई। देखो ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो के क्यू अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2kq अपॉन a प्लस वाई। तो kq ना रह पाए, a प्लस वाई नीचे दिखाई दे रिया है आपको 2y, तो ये बन जाएगा शून्य, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a, माइनस का हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू, यानी यहां से a डिस्टेंस पे जाओगे आप तो आपको फिर से जो नेट पोटेंशियल मिलेगा
उस पॉइंट पे एट अ पॉइंट वाई वहां पर भी जीरो होने वाला है, यानी दो जगहों पर जीरो होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे। पहली बात, अनलाइक चार्जेस होने चाहिए, और जो भी पोटेंशियल होगा वो छोटे वाले चार्ज के पास में कहीं पर होंगे। हर बार छोटे वाले चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, छोटे वाले चार्ज के पास। ठीक हो गया? चलो नोट कर लिया, अच्छी बात। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और इस लेक्चर को बड़े अच्छे से देखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, वो कैसे निकालते हैं। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की तरह ही है, या कुछ उससे इजी पड़ता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर हमें वेक्टर सम नहीं करना पड़ता है और सीधे सीधे जोड़ना पड़ता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही।